नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग फिजिक्स की एक श्रृंखला लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं और इस श्रृंखला में इलेक्ट्रोस्टैट को हमने वरीयता दी और सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैट को शुरू किया। और पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट पोर्शन जिसमें कि चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ थे, डाइपोल थे, उसको पूरा किया। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ यानी कि वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय पर अध्ययन करेंगे। आज देखिए, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज की ओर चलेंगे, इसके बैकग्राउंड को देखेंगे, जो चीज़ें इसमें आएंगी उसके भी कंसेप्ट को समझते हुए चलते हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं। पहला हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा है एरिया वेक्टर यानी कि एरिया वेक्टर, इसका मतलब है क्षेत्रफल सदिश। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि क्षेत्रफल सदिश राशि कैसे हो सकती है। मान लीजिए कोई आयताकार कागज का टुकड़ा है तो वो उसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, क्षेत्रफल को हम सदिश तभी मानते हैं जबकि क्षेत्रफल किसी फील्ड में हो। फील्ड कितने प्रकार के होंगे, तो फील्ड हमने आपको 3 टाइप्स के बताए थे। इलेक्ट्रिक हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड होगा अगर किसी फील्ड में हम किसी एरिया को रखते हैं और उसके इफेक्ट का डिस्कशन करते हैं, इफेक्ट को एनालाइज करते हैं, तब एरिया को भी हम लोग, क्षेत्रफल को भी सदिश राशि मान लेते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले क्षेत्रफल सदिश है तो इसकी व्याख्या कैसे होगी। तो क्षेत्रफल सदिश का मतलब ये हुआ कि उसमें परिमाण होगा और दिशा होगा। तो किसी भी क्षेत्रफल सदिश में क्षेत्रफल जो बताता है उसके परिमाण को बताएगा। क्षेत्रफल ये अगर सब वृत्ताकार है तो इसका क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर है तो ये पाई आर स्क्वायर इसके परिमाण को बताएगा। और क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वह उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होगी। इसको आप यहाँ से समझिए। मान लीजिए हमारा ये आयताकार कागज है, इसकी ये लंबाई हुई और ये चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल है। अब कुछ समय के लिए मान लीजिए हमने इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा तो ये क्षेत्रफल सदिश हुआ। तो अब इसकी 2 चीजें होंगी, एक तो परिमाण होगा, एक तो दिशा। तो अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा। तो क्षेत्रफल जो आएगा वह इस सदिश के परिमाण को बताएगा और दिशा जो होगी इस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा होगी। क्षेत्रफल के लंबवत यानी ये वाली दिशा जो है, यही दिशा इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। और इस पेन की जो लंबाई है, ध्यान दीजिए, पेन की लंबाई इस क्षेत्रफल सदिश के परिमाण को बताएगी। यानी जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा ये वेक्टर भी उतना ही बड़ा होगा। यानी ये लेंथ जो होगी एरो यानी तीर की जो लंबाई होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। अगर इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, अब तो क्षेत्रफल छोटा हो गया तो इसका वेक्टर सदिश, क्षेत्रफल वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश का जो परिमाण होगा वह छोटा हो गया, लेकिन दिशा वही रहेगी। क्षेत्रफल का परिमाण बदल जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी थोड़ा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि सर अगर ये वेक्टर हुआ तो क्या इसके नीचे भी तो एक वेक्टर हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। हाँ, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। हम दोनों चीज पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप किसी एक सरफेस को ही आप रेफरेंस लेकर के चलिएगा। यही सरफेस अगर रेफरेंस में लिए हैं तो इसी को लेकर के चलिएगा। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो आइए देखते हैं थोड़ा आगे इसमें क्या बचा है। तो हमने बताया कि लेंथ ऑफ एरो जो होगा वो मैग्नीट्यूड को बताएगा और डायरेक्शन ऑफ एरो जो होगा क्षेत्रफल सदिश की दिशा को बताएगा। आइए हम आगे देखते हैं। आगे आपको पढ़ना है एंगल। तो एंगल फिजिक्स में 2 टाइप के हैं, एक है प्लेनर और एक है सॉलिड एंगल। एक प्लेनर एंगल है और एक सॉलिड एंगल है। तो प्लेनर एंगल का मतलब होता है एक समतल में जब कोई कोण बने, किसी पृष्ठ पर जब कोई कोण बने, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है,
इसमें हमने एक सर्कल लिया, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये समतली कोण है क्योंकि एक समतल में बना हुआ है। और इस कोण की माप आप जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से होती है। ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है चाप है और ये त्रिज्या है। इसके अनुपात को ही हम कोण कहते हैं। ये तो है प्लेनर एंगल। अगर आप यहाँ से देखना चाहें, अगर ये वृत्त है, आप सोचिए अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला दें और ये एंगल हमें गणना करनी हो कितना होगा, तो देखिए थीटा बराबर आर। आर कितना है? चाप, यहाँ पर आर नहीं होगा, चाप होगा। यहाँ पे चाप लिख लीजिए, ये उल्टा हो गया है, चाप बटे त्रिज्या, इस तरीके से होगा। तो देखिए कोण बराबर, अब अगर हम ये वाला पूरा कोण मेजर करने जा रहे हैं तो जो चाप होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। और आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, पूरी लंबाई 2 पाई आर, तो आधी लंबाई पाई आर होगी। तो आधी लंबाई हुई पाई आर बटे चाप हो गया और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये कैंसिल होगा। यानी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है पाई रेडियन मतलब 180 अंश, 180 अंश का कोण बनेगा। इसी तरह आप देखेंगे कि होल सर्कल जब रहेगा तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये तो रहा प्लेनर एंगल, आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम देखते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। आइए हम आगे देखते हैं घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। तो देखिए इसके पहले हमने बताया प्लेनर एंगल। तो प्लेनर एंगल 2 डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन यानी एक समतल में, जबकि घन कोण जो होगा वो 3 डायमेंशन में होगा, 3 विमा में होगा। तो आइए देखते हैं घन कोण होता क्या है। आपने देखा कि ये जो समतली कोण है, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो झुकाव बनेगा त्रिज्या के द्वारा, जैसे ये सर्कल है, इसका ये केंद्र है, केंद्र पर किसी भी चाप द्वारा, इस चाप द्वारा यहाँ केंद्र पर जो कोण बनेगा, जो झुकाव बनेगा त्रिज्या के बीच, उसे हम समतली कोण या फिर कोण कहेंगे और इसका मात्रक रेडियन होता है। जबकि अगर सॉलिड एंगल की बात करें तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ यानी कि पूरा गोला रहे, स्फेयर रहे, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, यहाँ पर था चाप, यहाँ पर चाप कोण अंतरित कर रहा था, यहाँ पर क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा उसे हम घन कोण कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। आप देख लीजिए यहाँ पर हमने उसका थोड़ा सा पार्ट लिया है। मान लीजिए ये पूरा सरफेस है, ये पूरा गोला है, पूरा स्फेयर है, इसके हमने सरफेस से थोड़ा सा यहाँ इंटरसेक्शन लिया है, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया है। और ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं सेंटर पे ये जो एंगल बना रहा है, यही एंगल, इसी कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं, जिसे ओमेगा से निरूपित करते हैं। तो घन कोण जो होगा वह क्षेत्रफल है और इस त्रिज्या का वर्ग करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वह घन कोण होगा। इसका जो मात्रक जो होगा वो स्टेरेडियन होगा। अगर मान लीजिए आपने क्षेत्रफल डी ए लिया है, थोड़ा सा क्षेत्रफल एलिमेंट है, क्षेत्र एरिया एलिमेंट अगर है डी ए, तो थोड़ा सा एंगल होगा डी ओमेगा। तो इस तरह आप इस फॉर्म में भी इसको एंगल को लिख सकते हैं। अगर आपको रियलाइज करना है कि सॉलिड एंगल कैसा होता है, तो आपने देखा होगा इस टाइप की, थोड़ा इसको मॉडल देखिए, इस टाइप की कुल्फी खाई होगी। तो इस टाइप की कुल्फी में यहाँ पर बिल्कुल यहाँ कोने पर जो एंगल इस एरिया द्वारा बनेगा, इस सरफेस द्वारा, इस कॉर्नर पर जो एंगल बनेगा वही है सॉलिड एंगल। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं। आइए थोड़ा सा और यहाँ ध्यान देते हैं। एक रेडियन क्या होता है? किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, यानी चाप की लंबाई अगर त्रिज्या के बराबर हो जाए, ये चाप की लंबाई और ये त्रिज्या बराबर हो जाए, तो यह जो कोण बनेगा, यह कोण 1 रेडियन होगा, यही कोण 1 रेडियन होगा। आप देख लीजिए चाप और त्रिज्या जब बराबर होगा तो ये कैंसिल होगा और वैल्यू 1 रेडियन होगी। इसी तरह आइए देखते हैं 1 स्टेरेडियन क्या होगा। आप फार्मूला से देखिए, इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जबकि क्षेत्रफल और त्रिज्या का वर्ग क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी कि गोलीय पृष्ठ का वह भाग लीजिए जो त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, त्रिज्या का वर्ग करिए और यह वाला क्षेत्रफल दोनों अगर बराबर हो जाए तो ये जो वैल्यू होगी 1 होगी और कोण जो बनेगा 1 स्टेरेडियन होगा।
देखिए गोले के पृष्ठ का वह भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, आर का स्क्वायर आप करिए और क्षेत्रफल के बराबर हो जाए, क्षेत्रफल के बराबर हो जाए, तो वह जो कोण बन रहा है यहाँ पर सेंटर पर, यह कोण एक स्टेरेडियन होगा, एक स्टेरेडियन होगा। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो फ्लक्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा, जब आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा हाई स्कूल या 11th क्लास में, तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स सुना होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, चुंबकीय बल रेखाएं जब किसी क्षेत्रफल से पार करती हैं, किसी सरफेस से पार करती हैं, तो वहां मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरह से, जब वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, इमेजिनरी अगर सरफेस है, कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उससे उस पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा, एक इमेजिनरी सरफेस पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वह उस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखा की संख्या जो होगी उसी की माप है। यानी कि उस सतह से कितनी बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसकी जो माप है, इस माप को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप समझने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक प्लस आवेश है, तो प्लस के कारण यहाँ बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं आप ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ एक क्षेत्रफल रखें तो कुछ बल रेखाएं ऐसी होंगी जो कि क्षेत्रफल से पार हो रही हैं। तो क्षेत्रफल से जो बल रेखाएं ये क्रॉस कर रही हैं, तो इन बल रेखाओं की अगर मेजरमेंट किया जाए कि कितनी बल रेखाएं पास कर रही हैं, तो बल रेखाओं की गुजरने वाली बल रेखा की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पासिंग थ्रू दिस इमेजिनरी प्लेन और दिस इमेजिनरी सरफेस इज नन बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि इस पूरे सरफेस से, पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, यही हमारा है वैद्युत फ्लक्स। अब सोचिए इस वैद्युत फ्लक्स की माप हम कैसे लेंगे। अब पहले यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि इस सरफेस को हम जितना पास लाएंगे, बल रेखाओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो बल रेखा पहले गुजर जा रही है, इसमें से नहीं एंटर कर रही है। जब इसको हम पास लाएंगे तो इस तरीके की संरचना होगी। तो आप ध्यान दीजिए, पहले ये बल रेखा पास नहीं हो रही थी, अब ये बल रेखा इससे होकर गुजर रही है। यानी आवेश के जितना पास क्षेत्रफल लाएंगे, बल रेखा की संख्या उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही संख्या बढ़ेगी। रुकिए, अब हम आपको एक मॉडल दिखाते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, एक मॉडल है। मान लेते हैं ये हमारा, यहाँ पर हमारे हाथ में अगर आवेश है, तो आप देखिए ये बिल्कुल जो लाइंस पास हो रही है, ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। और अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक क्षेत्रफल वेक्टर रख लिया, ये क्षेत्रफल वेक्टर है, तो देखिए इस क्षेत्रफल से भी कुछ बल रेखाएं होकर के गुजर रही हैं। तो इस बल रेखाओं की जो संख्या है, कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसका जो मान है, वही मान इन बल रेखाओं की संख्या ही होती है। उसको हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका वैद्युत फ्लक्स है, तो इसमें ये वैद्युत फ्लक्स दो चीजों पर निर्भर करेगा। पहली चीज है कि इसका क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल अधिक होगा तो जो बल रेखाएं इससे नहीं गुजर पा रही हैं, वे बल रेखाएं भी गुजरने लगेंगी। अगर इसी क्षेत्रफल को हम बढ़ा दें, मान लीजिए इस क्षेत्रफल को हमने बढ़ा करके ऐसे कर लिया, या फिर और बड़ा क्षेत्रफल लेते हैं, मान लेते हैं इस क्षेत्रफल को हमने ऐसे बढ़ा लिया, तो अब इतनी पूरी की पूरी बल रेखाएं इस क्षेत्रफल से पास होंगी। यानी कि पहली जो चीज है वो निर्भर करेगी कि क्षेत्रफल कितना है। दूसरी चीज इस बात पर भी निर्भर करेगी कि आपने इस क्षेत्रफल के साथ कोण कितना रखा है, यानी ये क्षेत्रफल किस तरह से है। आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये पूरा वैद्युत फ्लक्स है, अगर हम इस तरीके से रखेंगे तब इसमें से जो बल रेखाएं गुजरेंगी, अधिकतम बल रेखाएं गुजरेंगी। अब इस क्षेत्रफल को अगर हम घुमाते जाएं तो इससे जो बल रेखाएं गुजरने वाली होंगी अब कम गुजरेंगी। एक समय ऐसे आएगा कि बहुत कम बल रेखाएं गुजरेंगी। इस स्थिति में देखिए लगभग एक भी बल रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, सभी की बल रेखाएं नीचे और ऊपर से गुजर जा रही हैं। तो दूसरी चीज ये है कि आप इस क्षेत्रफल को इस वैद्युत बल रेखा के साथ कितने कोण पर रख रहे हैं, दूसरी चीज इस चीज पर निर्भर करेगी।
और तीसरी चीज ये है कि वहां पर जहां पर आप क्षेत्रफल रखे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यानी आप इसके पास रख रहे हैं या फिर दूर रख रहे हैं। दूर रखेंगे, देखिए दूर भी रख रहे हैं तब पर भी वैद्युत बल रेखाएं कम है, पास ला रहे हैं तो वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा है। तो ये 3 पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, 3 पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है। देखिए क्या क्या है, ई है, ए है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल और उनके बीच का जो एंगल है, कोण है। अभी आपने देखा कि जो कोण है उससे अगर हम बदलते जाएंगे तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी बदलती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि जब बिल्कुल वैद्युत बल रेखा और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे से 90 अंश पर हो जाए। समझिए 90 अंश कैसे होंगे। ये क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल का जो सदिश होगा वो इस दिशा में होगा। अभी हमने शुरू में ही बताया कि एरिया वेक्टर इस दिशा में है। अब एरिया वेक्टर और ये जो फ्लक्स हैं, ये जो बल रेखाएं हैं, इसकी दिशा ही, बल रेखाओं की दिशा ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब अगर दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 हो जाए, मान लीजिए इस तरीके से, ये वाला कोण 90 अंश और इधर से ये बल रेखाएं इधर जा रही है, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, दोनों के बीच अगर एंगल देखा जाए तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर है और ये बल रेखाएं इधर हैं, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल हुआ। तो जब 90 डिग्री होगा तब आप देखिए cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल होगा, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा, यानी कि कोई भी फ्लक्स पास नहीं करेगी। ये मिनिमम वैल्यू होगी, ये फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब cos की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और cos की वैल्यू मैक्सिमम होती है 0 के लिए। तो देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तब फाई ई जो होगा उस केस में E इंटू ए मॉड ऑफ ए के इक्वल होगा। ऐसा केस कब होगा, देखिए, यानी कि जब क्षेत्रफल वेक्टर इधर हो, क्षेत्रफल वेक्टर इस तरीके से हो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से 0 का एंगल बनाए, तो 0 एंगल इस केस में बनेगा, यानी कि दोनों की दिशाएं सेम हो, क्षेत्रफल सदिश और ये जो फ्लक्स निकल रहे हैं इसकी एक ही दिशा रहे, यानी यह बिल्कुल इस कंडीशन में रहे, बिल्कुल इस स्थिति में रहेगा, तो अधिकतम फ्लक्स पास करेगा, इस स्थिति में अधिकतम फ्लक्स गुजरेगा। तो यहां तक आप समझिए, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। तो ध्यान देखिए, ये cos थीटा की वैल्यू पर ही बस डिपेंड करेगा। मान लीजिए एक प्लस चार्ज है तो इससे बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। अब अगर क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और बल रेखाओं की दिशाएं दोनों एक ही दिशा में हो, इस स्थिति में जो कोण होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, और cos 90 की जो 90 से कम की वैल्यू होती है, cos के लिए लेस देन 90 की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होगी। तो इस प्रकार जो फ्लक्स आएगा वह धनात्मक फ्लक्स होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल वेक्टर इस दिशा में है और इसका जो बल रेखाएं हैं वो विपरीत दिशा में है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा, आप देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में कोण अधिकतम 180 बनेगा, या फिर इस दिशा में भी हो सकता है, यानी फ्लक्स ऐसे भी हो सकती है, तो उस समय ये कोण बनेगा, यानी 90 अंश से अधिक मान होगा। तो cos का 90 डिग्री से जो बड़ा मान होता है और 180 से छोटा, वह मान जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो, इसके लिए cos जो होता है निगेटिव होगा, माइनस होगा। तो इस तरह का जो फ्लक्स होगा उसको हम लोग ऋणात्मक फ्लक्स या निगेटिव फ्लक्स बोलते हैं। इसका भी यूज हम लोग काफी जगह करेंगे। एक चीज आप हमेशा सीख जाइए, हमको इसकी काफी जरूरत पड़ेगी, कि अगर दो वेक्टर हैं, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वह 0 डिग्री एंगल होता है। लेकिन अगर दो वेक्टर ऐसे हों कि एक की दिशा इधर है और दूसरे की दिशा इधर है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, 180 अंश होगा। इस चीज का काफी यूज आएगा, आप इसको हमेशा माइंड रखे रहिए, हमेशा ध्यान रखिए, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं
कि वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो क्या होगा और उसकी डायमेंशन क्या होगी। देखिए हम फार्मूले की बेसिस पर, फार्मूले की सहायता से ही हमेशा यूनिट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई है, ए है, और ये इसमें कोई, इसका कोई बीमा नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो देखिए ई है और ए है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बीमा क्यों नहीं होती है। तो आप समझ जाइए कि जैसे साइन थीटा इक्वल होता है एल अपान के, यानी कि हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो ये भी अगर मीटर है, ये भी मीटर है, तो कैंसिल हो जाएगा मीटर और मीटर, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो आइए देखिए ई का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो जो फ्लक्स का मात्रक होगा वो ये इतना हुआ, और इसी की सहायता से हम बीमा भी निकाल सकते हैं। और इसका जब डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो ई का होगा और ए का अल्टीमेटली लिखेंगे तो ये आएगा। नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए हम लोग गॉस का नियम देखते हैं। गॉस एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने अपना एक नियम दिया है, जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैट के लिए एक नियम दिया है जिसे हम गॉस का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं। तो यह नियम जो है, यह नियम क्या करता है कि गॉसियन पृष्ठ और आवेश के बीच एक संबंध बताता है, एक रिलेशन बताता है। रिलेशन गॉसियन सरफेस और आवेश, इसके बीच में एक रिलेशन होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन पृष्ठ क्या है। तो पहले देखते हैं गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। ऐसा पृष्ठ जो किसी आवेश को चारों ओर से बंद करता है उसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यानी कि एक आवेश है, उसको चारों तरफ से अगर बंद कर दिया जाए तो इस पृष्ठ को ही हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यह किसी भी आकार और आकृति का हो सकता है। यहाँ गोलाकार है, यहाँ घन के आकार का है, यहाँ पिरामिड है, यहाँ पर चाहे जिस शेप का हो सकता है, बस शर्त यह है कि वह आवेश कहीं से भी खुला ना हो। एक आम अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो गॉसियन पृष्ठ वह है जो आवेश को चारों तरफ से ऐसे बंद करे कि उसको हवा ना लगे, यानी कहीं से भी खुला ना हो, ऐसा पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो आइए देखते हैं गॉस का नियम क्या है। नियम ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से, यहाँ बंद पृष्ठ न लिख करके आप बंद गॉसियन पृष्ठ बोल सकते हैं, किसी गॉसियन पृष्ठ से या फिर बंद पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि अगर उसको बंद कर देंगे तो आवेश से वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। कहा जा रहा है कि वह वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होगा उसकी माप बताएगा। तो कितना होगा, उस पृष्ठ से बंद कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम एक प्लस आवेश को एक डब्बे में बंद कर दें जो कि गॉसियन पृष्ठ है, यानी चारों तरफ से बंद है, और इसमें Q आवेश है, तो अब इस पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा, फ्लक्स बाहर की ओर गुजरेंगे। आप जानते ही हैं फ्लक्स चारों तरफ बाहर की ओर गुजरेंगे। अब इस फ्लक्स की माप करना, मेजर करना एक बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन गॉस का नियम इसे बड़ी ही आसानी से माप लेता है। इसके अनुसार ये जो फ्लक्स की संख्या होगी फाई ई, वह होगा इसमें बंद कितना आवेश है, उसका बंद आवेश यहाँ पर देखिए Q है, और उसका 1/ε0, यानी कि जो फाई ई होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह Q/ε0 होगा। तो देखिए कितनी आसानी से यह पूरे एक सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स को माप लेता है। अब सोचिए यह फ्लक्स जो है यह जो गॉसियन सरफेस है किसी भी शेप साइज का हो सकता है, चाहे जैसा भी हो। तो अगर उसके पृष्ठ की गणना करनी हो तो एक बड़ा मुश्किल कार्य होगा। अगर आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा भी वेरी करता रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए थीटा भी वेरी करेगा, यहाँ कुछ एंगल है, यहाँ पर कुछ एंगल होगा, थीटा भी वेरी करेगा, और ऐसे पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना एक मुश्किल कार्य है। लेकिन गॉस प्रमेय कितनी आसानी से हैंडसमली हमको ये बताता है कि जो टोटल फ्लक्स गुजरेगा वह कुछ और नहीं होगा बल्कि Q का 1/ε गुना टोटल फ्लक्स होगा। तो ये है गॉस का नियम, आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए हम थोड़ा सा यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझते हैं। अभी हमने बताया आपको कि गॉस के नियम में यह पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो आइए इस चीज को समझते हैं ऐसा क्यों है
कि जो गॉसियन पृष्ठ है उसके आकार पर भी निर्भर नहीं करेगा और आकृति पर भी निर्भर नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए आप मान लीजिए कि एक प्लस आवेश हमने लिया है। प्लस आवेश को पहले हमने एक गोलीय पृष्ठ से, मान लीजिए किसी गेंद के अंदर रख दिया, गेंद के अंदर हमने आवेश रख दिया। अब फिर उस गेंद को किसी चौकोर डब्बे में हमने डाल दिया, किसी चौकोर कार्टून का छोटा सा डब्बा है उस बॉक्स में हमने डाल दिया, और फिर पूरे बॉक्स को उठा करके एक बड़ा पिरामिड के आकार का है, कोई पिरामिड के आकार का है, हमने उसमें रख दिया। अब देखिए, जो वृत्त से पहले अगर ये आवेश है तो इससे वैद्युत फ्लक्स पास होंगे, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो वैद्युत बल रेखाएं अगर यहाँ से निकाला जाए तो मान लीजिए इससे पूरे इतने वैद्युत बल रेखाएं यानी 11 वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो ये 11 वैद्युत बल रेखाएं अगर हम वृत्त में बंद करेंगे तो वृत्त से, सॉरी वृत्त नहीं, अगर गोले में यानी गेंद में बंद किए हैं तो गेंद से जो फ्लक्स गुजरेगा वो 11 फ्लक्स होगा। लेकिन अगर उसको हम कार्टून में भी बंद करेंगे तो ये जो वैद्युत फ्लक्स है ऐसा नहीं है कि ये गेंद तक आकर रुक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। तो ये इससे भी उतनी ही वैद्युत फ्लक्स पास होंगी, यानी यहाँ भी 11 होगा। अब उसको अगर हम पिरामिड में भी बंद कर दें तब भी यही बल रेखाएं पास होंगी, बल रेखाएं पास होंगी, इससे भी 11 है। और मान लीजिए पूरे सिस्टम को अगर हम कमरे में रख दिए हैं, अपने रूम में रखे हैं, तो इस रूम से भी जो बाहर की ओर बल रेखाएं निकलेंगी वो 11 ही निकलेंगी, कोई नई बल रेखा नहीं आएगी और न तो बल रेखाएं खत्म होंगी, ये अनंत तक जाएंगी। इसलिए जो बल रेखाएं हैं, बल रेखा की संख्या है आकार और आकृति पर, गॉसियन पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। आइए हम थोड़ा गॉस लॉ को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए दो आवेश हैं, अभी तक तो हमने एक आवेश को बंद किया, अब मान लीजिए हम गॉसियन सरफेस से दो आवेशों को बंद कर रहे हैं, एक Q1 है, Q2 है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों मान लेते हैं कुछ समय के लिए पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो अब टोटल कितना फ्लक्स पास होगा? तो देखिए, हमें पता है कि अगर एक आवेश होता तो टोटल जो फ्लक्स है इस आवेश का 1/एप्सिलॉन होगा गॉस के नियम से, और ये आवेश है तो इसकी वजह से भी ये Q2 है तो Q2/एप्सिलॉन 0। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से इसमें फ्लक्स में कोई परिवर्तन हो जाए, फ्लक्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फ्लक्स की दिशाएं थोड़ी सी चेंज हो सकती है, फ्लक्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? φ1 प्लस φ2, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है कि गॉस का नियम यही कह रहा है कि टोटल जो फ्लक्स होगा वह गॉसियन पृष्ठ से बंद कुल आवेश का, देखिए यहाँ पर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 है तो कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 आ रहा है। तो यही गॉस का नियम भी है। अगर इसमें और भी आवेश हो तो सभी आवेश Q1, Q2, Q3 प्लस अप टू सो ऑन Qn पूरे का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा। अब मान लेते हैं दूसरा केस, एक अगर आवेश प्लस में है और एक माइनस में है, विपरीत अगर आवेश है तो इस केस में क्या होगा? तो φ1 जो है Q1 ये प्लस है तो प्लस Q/एप्सिलॉन 0, और दूसरा माइनस है तो माइनस Q2/एप्सिलॉन 0। टोटल वैल्यू देखेंगे तो यहाँ Q1 माइनस Q2 है, Q1 माइनस Q2 बराबर φ आ रहा है, यानी कि आवेश को आप चिन्ह सहित रखेंगे, जो मान आएगा वही वैद्युत फ्लक्स होगा। अब अगर देखिए यहाँ पर तो Q1 से वैद्युत फ्लक्स जो पास कर रहा है 1 2 3 4 फ्लक्स हैं, और Q2 से जो है 2 2 4 6 है, तो 6 फ्लक्स अंदर आ रहे हैं और 4 बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जब वैल्यू रखेंगे टोटल, तो टोटल वैल्यू देखेंगे कि 4 और ये 4 कैंसिल होंगे, यानी अल्टीमेटली 2 अंदर आ रहे हैं। 2 फ्लक्स अगर अंदर आ रहा है तो उसको हम -2 लिखेंगे, ये वैल्यू -2 होगी। यहाँ से भी आप देखेंगे, इसका मतलब है अगर Q2 से ज़्यादा फ्लक्स पास कर रहा है, इसका मतलब है कि Q2 की वैल्यू अधिक है, Q1 कम है, अल्टीमेटली ये वैल्यू निगेटिव होगी और उसका 1/एप्सिलॉन 0 होगा। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन 0 टाइम्स आएगा। तो आप यहाँ तक अपना कंसेप्ट को बिल्कुल कंफर्म रखिए कि कैसे हमें चार्ज जो है उसके सिंबल यानी कि साइन यानी चिन्ह के साथ हम यूज करेंगे, और जो वैल्यू आएगी वही हमें बताएगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है बाहर जा रहा है, और यानी कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो टोटल
टोटल आवेश है, टोटल आवेश होगा वह धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव होगा, तभी बाहर की ओर फ्लक्स जाएगा। लेकिन अगर फ्लक्स अंदर की ओर आ रहा है, फ्लक्स अंदर की ओर आ रहा है, तो जो उसके अंदर कुल आवेश होगा वह आवेश ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, कुल आवेश ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहां तक आप नोट करिए, फिर इसके आगे हम करते हैं। आइए यहाँ पर हम एक केस और करते हैं। मान लीजिए कोई प्लस आवेश है और ये गॉसियन पृष्ठ से बाहर है, गॉसियन पृष्ठ से बाहर है, तब ये गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो यहाँ पर दो लॉजिकल चीज है, आप खुद देखिए। यहाँ पर अगर आवेश रहेगा तो ये बल रेखाएं ऐसे जा रही है, यहाँ इंटर भी कर रही है और यहाँ बाहर भी निकल रही है, यहाँ भी इंटर की बाहर, इंटर की बाहर, यानी कि जो फ्लक्स इंटर कर रहा है वो बाहर भी निकल जा रहा है। यानी कि अगर आने वाले फ्लक्स को इंटर करने वाला फ्लक्स अगर ऋणात्मक है, हम जानते हैं ऋणात्मक होगा, जो प्रवेश कर रहा है, प्रवेश इंटर करने वाली फ्लक्स जो है, इंटर जो कर रही है वो फ्लक्स निगेटिव होंगी, और उतनी ही फ्लक्स पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होंगी, जो कि एग्जिट कर रही हैं, यानी कि बाहर जो निकल रही हैं। ये दोनों संख्या बराबर है, इसलिए जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि गॉस का नियम ये कहता है कि टोटल जो फ्लक्स होगा उससे बंद आवेश क्लोज्ड जो चार्ज होगा, तो बंद आवेश यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीरो है, इसलिए भी टोटल जो फ्लक्स होगा वह जीरो होगा। तो इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। आइए देखते हैं, आइए अब हम लोग देखते हैं कि गॉस का लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों मानते हैं। तो आइए समझते हैं इसके एप्लीकेशन। देखिए, पहला एप्लीकेशन है कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लीजिए अगर ये वायर है, मान लीजिए अगर ये वायर है, ये एक सीधा वायर है, इस तार के पर हमने आवेश दे दिया है। अब आवेश देंगे तो ये आवेश चारों इस पर पूरे लंबाई पर फैलेगा, और इस आवेश के कारण मान लीजिए r दूरी पर आपको तीव्रता निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसको देखिए हम गॉस के प्रमेय से कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए, हमने मान लिया एक सीधा लंबा तार है, इसको हमने आवेश दिया है, अनंत लंबाई का है, तो ये पूरे तार पर आवेश फैल जाएगा, पूरे तार पर आवेश फैल गया। और हमने मान लिया कि इस पर आवेश का जो घनत्व है वो लैम्डा है, लैम्डा है आवेश का घनत्व, यानी प्रति एकांक लंबाई में आवेश की जो मात्रा होती है वही आवेश घनत्व होता है, हमने पिछले भी लेक्चर बताया। तो लैम्डा है, इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं इसकी लंबाई L पर विचार किया जाए, इतनी लंबाई लेते हैं इस तार का, अगर L लंबाई L मीटर हमने कैलकुलेट किया, L मीटर कंसीडर कर रहे हैं, तो L मीटर में हमने मान लिया कि चार्ज जो है Q है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो होगी, यानी कि Q चार्ज L मीटर लंबाई में है, L मीटर लंबाई में है, तो लैम्डा बराबर Q/L होगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वल लैम्डा L हुआ। ये तो हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए इस गॉस के लॉ में, गॉस के प्रयोग से, गॉस के नियम से अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी भी के कारण, अभी हम आगे देखेंगे स्फीयर यानी गोले के कारण या फिर किसी भी चीज के कारण निकालना हो, तो उसके दो तरीके हैं। आप पहले क्या करिए, उस पूरे सिस्टम को गॉसियन सरफेस से बंद कर दीजिए, और इस तरह से बंद करिए कि आपको फ्लक्स कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर ये लंबाई था, इतनी लंबाई का तार है, तो इसको हमने बेलनाकार, इसको हम बोलते हैं बेलनाकार, बेलनाकार, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। ये सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से हमने चारों ओर से इसको बंद कर दिया L लंबाई में। अब देखिए जब भी वैद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करना है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। आपको दो चीजें बस माइंड में रखनी है, आपको फ्लक्स निकालना है और उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका देखिए, आप जानते हैं पहला तरीका है d फाई E बराबर E इंटू डी ए होता है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है यानी E dA cos थीटा, ये फार्मूला है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू गिवन है, यहाँ पर अब टोटल फाई हमें निकालना है,
ये थोड़ा सा फाई डी फाई ई है। मान लिया है हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल एरिया एलिमेंट डी ए है, तो इस एरिया एलिमेंट से जो पास करेगा वो पास कितना कर रहा है, तो अब उसको हम मान लेते हैं डी फाई है। इस एरिया एलिमेंट से डी फाई है, तो डी फाई इक्वल यहाँ पर इंटेंसिटी जो है ई है, जब हमने मान लिया है जिसे हमें निकालना है, इनटू डी ए होगा। यही इस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स पास करेगा। अब हमें इस छोटे से एलिमेंट से पता हो गया कितना फ्लक्स पास करेगा, और इसी पूरे एलिमेंट को अगर हम जोड़ते चले जाएं तो पूरा सरफेस मिल जाएगा, पूरा सरफेस मिलेगा। तो देखिए पूरे सरफेस से अगर हमें निकालना है तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ सरफेस इंटीग्रल है फाई इंटू डी ई, फाई डी फाई ई है, यहाँ से डी फाई ई की वैल्यू रखें ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान रखिए ये प्लस आवेश है, तो यहाँ से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, और यहाँ पर अगर क्षेत्रफल भी लिया गया है तो इसका भी दिशा बाहर की ओर होगा, दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो cos 0 का वैल्यू हमने रख दिया 1 हुआ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, ई कांस्टेंट है ये बाहर हो गया डी ए। अब देखिए ये पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह 2 पाई आर एच होता है, और यहाँ एच जो है एल के बराबर है, तो ये 2 पाई आर एल इंटू ई हुआ। ये पहले तरीके से हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज और बता दें, इसका जो निचला हिस्सा है और ऊपरी हिस्सा है, इससे भी फ्लक्स पास होंगे, लेकिन फ्लक्स नहीं पास होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंगल जो बनेगा, यहाँ क्षेत्रफल और ई के बीच जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो इससे जो पास करने वाले फ्लक्स होंगे cos 90 की वजह से 0 हो जाएंगे, और यहाँ से भी जो फ्लक्स पास करेंगे 0 होंगे, यानी कोई भी फ्लक्स नहीं पास करेगा। इसलिए ये वैल्यू ऊपर वाली और नीचे वाली 0 हुआ, केवल वक्र पृष्ठ से ही पास होगा। तो E 2 पाई आर एल ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका तुरंत आप गॉस का प्रमेय देखिए। गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि गुजरने वाला टोटल फ्लक्स आवेश का एप्सिलॉन गुना 1 बटा, तो आवेश देखिए यहाँ से हमने निकाला है लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन 0, ये पहला इक्वेशन। ये दूसरा, यहाँ फाई ई बराबर दिस, फाई इक्वल दिस, तो दोनों साइड इक्वल कर लेते हैं, यानी E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0, एल से एल कैंसिल होगा, और E इक्वल जो होगा लैम्डा E इक्वल 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर हुआ। यहाँ हम 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो E इक्वल आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई आर। ये टोटल वैल्यू हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई आर। अगर इसका डायरेक्शन देखना हो तो ये बाहर की ओर होगा, आर कैप भी लिख सकते हैं, यानी बाहर की ओर। तो ये एक देखिए सीधे लंबे तार के कारण कितनी आसानी से गॉसियन पृष्ठ का यूज करते हुए, गॉसियन थ्योरम का यूज करते हुए टोटल फ्लक्स और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट किया। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं। अब ध्यान रखिए, अब इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है गॉसियन लॉ से या गॉसियन थ्योरम का यूज करके, तो हमेशा हम दो चीज यूज करेंगे, दो तरीका अपनाएंगे हमेशा। और हमेशा याद रखिए, पहला तरीका है फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, डी फाई ई बराबर दैट इज ई डी ए कॉस थीटा। ये पहला तरीका हुआ, पहला तरीका। और दूसरा तरीका फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये दूसरा तरीका होगा। और दोनों फाई ई को इक्वल करेंगे और हमें रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये आप माइंड में सेट कर लीजिए, कहीं पर भी करना है दो तरीके अपनाएंगे हम लोग, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीजें करेंगे। आइए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको ई और आर के बीच का वेरिएशन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन जो बता रहा है E इक्वल 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई आर है, आर कैप। अब अगर इनके बीच का वेरिएशन देखा जाए तो आप देखिए यहाँ से दिख रहा है कि E प्रोपोर्शनल 1 बाई आर है,
और ई प्रोपोर्शनल 1/r का अगर आप ग्राफ खींचेंगे या फिर ई इंटू आर, ई आर इक्वल 1 हुआ तो ये हाइपरबोला का ग्राफ है। और आप देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अगर इसको आप ई मानते हैं और ये आर है तो इस तरीके का ग्राफ होगा, यानी कि काफ़ी तेज़ी से। आर का मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब आप तार के बहुत पास रहेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत अधिक है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की देखिए वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए अगर आर इक्वल इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, अगर हम आर और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा दूर आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, थोड़ा और दूर आते हैं और कम हुआ, और दूर जाते हैं और कम हुआ। यानी कि तार से आप जितना अधिक दूरी पर जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक कम होती चली जाएगी। तो आज के क्लास में हम बस इतना ही करते हैं। बाकी चीज़ें जितने भी कंसेप्ट और बाकी चीज़ें रह गई हैं एप्लीकेशन, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट में करके बताइए, उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी फिजिक्स को आप पढ़िए, फिजिक्स के लैंग्वेज में पढ़िए, फिजिक्स के इमेजिनेशन से पढ़िए, फिजिक्स के आप उसके तथ्यों को जानने की कोशिश करिए। आप अपनी कल्पनाओं को और साकार रूप दीजिए, जिससे कि आप जो जितने भी प्रमेय हैं उनके एक्चुअल वैल्यू को समझ सकें। आप जितना अधिक इन चीज़ों को समझेंगे आपको फिजिक्स में, भौतिकी में उतनी ही गहराई समझ में आएगी। तो आप इन चीज़ों को समझते रहिए। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हम उसको सुधार भी सकते हैं और आपका जिससे सहायता भी होगा। और इन सब वीडियोस को या लेक्चर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे अगर ऐसे लोग हैं जो फिजिक्स या भौतिकी से जिन्हें अभी डर लगता है, उनके डर और वहम दूर हो सके। आज का हमारा आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।